नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो कल एक छोटा सा पार्ट रह गया था। हालांकि ये उसी में कवर कर देते, पर वो वीडियो काफी लंबी हो जाती, तो अलग से इसको जो है ना टैकल करेंगे। और ये जो एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, ये जो आज का जो वीडियो है ये पर्टिकुलर टॉपिक है कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ द इंडिया है ना, ओसीआई कार्ड होल्डर को लेके। देखिए, इसमें 2021 के अंदर जो पेपर हुआ था, ठीक है, 12 सितंबर 2021 में जो एचसीएस का जो पेपर हुआ था, पर्टिकुलर उस पेपर में जो है ओसीआई को लेके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी यूपीएससी में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसी को कवर करते हैं कि भाई ओसीआई, पीआईओ, ये सब क्या चीज है, किस तरीके से जो है इनके नॉर्म्स वगैरह जो है अप्लीकेबल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि एचसीएस 2024। अच्छा, एक चीज और, मैं जितने मतलब जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए ना इन वीडियोज की, तो वो क्या करेगा कि नीचे लिंक दिया गया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप का। तो आप उस लिंक पे जाके क्लिक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो भी इसकी वीडियोज वगैरह रहेंगी, इसकी पीडीएफ वगैरह रहेंगी, या कोई भी फ्यूचर की कोई इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एचपीएससी, ठीक है, तो वो सब वहां पे शेयर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है कि न्यूज में भी क्यों था ये ओशे का, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है यूनियन गवर्नमेंट और आरबीआई से ये पूछा है कि जो है रिप्लाई मांगा है कि भाई ओसीआई जो है, क्या उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है कि फेमा एक्ट के तहत, है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो एक्ट है, ठीक है, फेमा एक्ट। उससे पहले फेर एक्ट होता था ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फिर बाद में आया फेमा एक्ट, ठीक है। तो क्या उसके तहत उसको एग्जेम्पशन मिल सकता है? तो डिटेल्स देखते हैं। जो ओवरसीज सिटीजनशिप जो इंडिया है ना, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो उनकी फैमिलीज हैं, तो उन्होंने एक पेटिशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि भाई ओसीआई जो है ना, दे शुड बी सब्जेक्टेड टू द फेमा नॉर्म्स, है ना, नॉट सब्जेक्टेड, सॉरी। तो उनके ऊपर ये फेमा जो है एक्ट जो है वो अप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे आर ऑलरेडी पेइंग द टैक्सेस इन इंडिया। तो वो टैक्स पे कर रहे हैं ऑन देयर इनकम्स जनरेटेड अब्रोड। जो भी उनकी कमाई जो बाहर से हो रही है उसके ऊपर जो है इंडिया के अंदर वो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये न्यूज थी, ठीक है। तो पेटिशनर ने क्या कहा कि आर्बिट्रेरी है, ये मनमाने ढंग से किया गया है, तो वॉयलेशन कर रहा है किसका? राइट टू इक्वलिटी। कहाँ लिखा हुआ है? राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 के अंदर में, ठीक है। तो पेटिशनर ने जो है ये उनकी जो है पेटिशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक ही न्यूज में था। तो यहाँ पे स्टैटिक चीज क्या बनती है कि भाई ओसीआई क्या चीज है? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। देखिए, 2000 के अंदर में, इन सन 2000 में, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर अंडर द चेयरमैनशिप एलएम सिंह भी, ठीक है, एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया इंडियन डायस्पोरा के ऊपर में, ठीक है। तो कमेटी ने क्या कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करी और ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा के, और रिकमेंड किया कुछ एक मेजर्स टू कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद देम, ठीक है। और क्या रिकमेंडेशन थी? कमेटी ने क्या रिकमेंडेड किया कि अमेंडमेंट किया जाना चाहिए किसमें? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि 6 टाइम जो है इसके अंदर में अमेंडमेंट हो चुका है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए टू प्रोवाइड करने के लिए ग्रांट फॉर द ड्यूल सिटीजनशिप टू द पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन। जो पीआईओ है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसको क्या है कि ड्यूल सिटीजनशिप हमें दे देनी चाहिए, बिलोंगिंग टू द सर्टेन स्पेसिफाइड कंट्री। हर एक कंट्री से नहीं, वो कुछ एक स्पेसिफाइड कंट्री है जिसमें इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उन कंट्री से जो लोग बिलोंग करते हैं पीआईओ, उनको एक कार्ड दे देना चाहिए जिसको बोला गया ओसीआई, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने एक प्रोविजन किया कि भी एक्विजिशन करेंगे ऑफ द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ द इंडिया बाय द पीआईओ। कौन? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि 16 स्पेसिफाइड कंट्री। तो कितनी कंट्री को स्पेसिफाई किया? 16 स्पेसिफाइड कंट्री के अंदर में जो भी पीआईओ रह रहे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसको क्या दे दिया गया? ओसीआई, है ना, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड द बांग्लादेश, इन दो कंट्री को छोड़ के, ठीक है। बाकी के 16 कंट्री, ठीक है, अलग अलग है। तो बाद में इसमें 2005 में भी अमेंडमेंट किया गया और इसको क्या किया? एक्सपेंड किया गया, स्कोप ऑफ द ग्रांट करेंगे ओसीआई फॉर द पीआईओ, है ना, ऑफ ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश। उस टाइम पे 16 कंट्री थी, पाकिस्तान बांग्लादेश तब भी नहीं था। लेकिन अब क्या कर दिया था बाद में 2005 में, कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के जितने भी कंट्री के अंदर पीआईओ रह रहे हैं उन सबको जो है ओसीआई जो है ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है। वो तभी किया जाएगा जब उन कंट्री, होम कंट्री, जिस कंट्री में वो रह रहे हो, अलाउ करते हैं ड्यूल सिटीजनशिप अंडर द दियर लोकल नॉर्म्स। देखिए, जब कोई ऐसी कंट्री है लाइक इंडिया, है ना, जो सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करती है, जैसे कि ब्रिटेन है, वो सिंगल सिटीजनशिप है, तो उन कंट्री के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि ओसीआई जो है कि नोट ड्यूल सिटीजनशिप, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल जो है नो, ऐसे याद रखेंगे, 9 है ना, NINE, 9, तो नो,
है ना, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में 8 9, तो ये नो मतलब नो सिटीजनशिप, यानी कि ड्यूल सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। तो आर्टिकल 9 इससे डील करता है। तो ओसीआई क्या है कि ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया एक नई स्कीम जिसको बोला गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, तो ओसीआई कार्ड होल्डर इसको बोला गया है। ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर बाय मर्जिंग द पीआईओ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीआईओ अब फिलहाल जो है ना कोई भी ऐसा टर्म हम यूज नहीं करते। पीआईओ को मर्ज कर दिया है किसके अंदर में, ओसीआई कार्ड होल्डर के अंदर। ठीक है दोस्तों, 2015 में ये मर्जिंग हो चुकी है। अब देखते हैं कि क्यों किया गया ओसीआई को पीआईओ के अंदर। तो सबसे पहले पीआईओ जो स्कीम चलाई गई थी 2002 में, ओसीआई कार्ड स्कीम चलाई गई थी 2005 में, तो दोनों पैरेलली रन कर रही थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ओसीआई कार्ड स्कीम मोर पॉपुलर, ठीक है, ओसीआई जो थी ज्यादा पॉपुलर थी। तो ये कोज कर रही थी अननेसेसरी कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द एप्लीकेंट। जब एप्लीकेंट अगर मान ले अप्लाई कर रहा है तो वो पीआईओ है ओसीआई है, किसके तहत अप्लाई कर सकता है, ये सब कंफ्यूजन थी। ठीक है, तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को देखा और फेस किया, और एप्लीकेंट ने क्या किया, प्रोवाइड किया अनहांस फैसिलिटी टू दम। और इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट कर दिया वन सिंगल स्कीम, एक सिंगल स्कीम लगा दी, पीआईओ को ओसीआई के अंदर मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 एनेक्ट किया गया। तो इसके किस एक्ट के तहत मर्ज किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत इसको मर्ज कर दिया गया। अच्छा, सिटीजनशिप एक्ट 2015 को रिप्लेस कर दिया था नोमेनक्लेचर ऑफ द ओसीआई विद द ओसीआई कार्ड होल्डर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो पहले क्या बोलते थे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको बोलते थे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब इसको क्या बोलते थे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, ये इसको बोल दिया गया। अच्छा, अब यहां देख लेते हैं पीआईओ वर्सेस ओसीआई, है ना, इसके अंदर क्या डिफरेंस क्या था। देखिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है, इसका मतलब कोई भी फॉरेन सिटीजन। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब वो भारतीय मूल का नागरिक है, भारत का नागरिक नहीं है। अगर वो भारत का ही हो गया तो फिर इंडियन सिटीजनशिप ही मिल जाएगी उसको। ध्यान रखिएगा, तो फॉरेन सिटीजन होना चाहिए, एक्सेप्ट ए क्या नाम है, नेशनल ऑफ, किसका, पाकिस्तान का नहीं हो, अफगानिस्तान का नहीं हो, बांग्लादेश का नहीं हो, चाइना का, ईरान का, भूटान का, श्रीलंका का, नेपाल का। तो ये पीआईओ के अंदर पीआईओ के अंदर इंक्लूड था। तो यहाँ क्या हो गया ओसीआई के अंदर में, कि फॉरेन नेशनल हु वाज एलिजिबल टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी 26, ये देखो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये जो है डेट मेंशन करवाई थी कि 26 जनवरी 1950, ये बाई बर्थ से अगर हम याद करेंगे। फिर चलेंगे 1 जुलाई, बिफोर लिख देना, बिफोर 1 जुलाई 1987। फिर इधर उठा लेंगे 1 जुलाई 1987। फिर 3 आ, आ, क्या नाम है, हाँ, 3/12/2004 तक। फिर 3/12/2004 के बाद ये बर्थ से थे। ठीक है, और अगर उसमें देखेंगे तो क्या नाम है, बाई बर्थ और बाई डिसेंट में भी हमने देखा। बाई डिसेंट में क्या देखा कि 26/1/1950। फिर है जी 10/12/1992। फिर 1992 के बाद कितना था, ये सेम डेट है ना, 3/12/2004 इसके बाद की। ठीक है, तो ये डेट मैं एक बार जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ये डेट एक बार याद रखना। तो इसमें कंडीशन क्या क्या थी अलग अलग, वो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो लेक्चर जाके देख ले। इस कंडीशन के तहत क्या था कि भाई फादर, यहाँ पे क्या था कि भाई फादर ही जो है मतलब फादर इंडियन सिटीजन होना चाहिए तभी मिलेगी। फिर बाद में मदर हो या फादर हो कोई भी कर दिया, बाद में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ये कंडीशन थी। तो यहाँ देख लेते हैं कि जो भी फॉरेन नेशनल एलिजिबल था भारत का नागरिक बनने के लिए किस दिन, 26 जनवरी 1950 को, या वाज ए सिटीजन था ऑफ इंडिया ऑन और एट एनी टाइम आफ्टर द, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद अगर वो भारत का नागरिक रहा है और या एलिजिबल था बिलोंगिंग टू ए टेरिटरी, या उस टेरिटरी से बिलोंग करता है जो कि एक्वायर कर ली है भारत ने 15 अगस्त 1947 के बाद में, तो एलिजिबल है फॉर रजिस्ट्रेशन, करवा सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द ओसीआई। तो माइनर चिल्ड्रन जो भी होंगे सच पर्सन आर आल्सो एलिजिबल फॉर द ओसीआई। ठीक है जी, हालांकि पाकिस्तान, बांग्लादेश आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये ब्रॉड कर दिया था ना बाद में 2005 में चल के कि भाई बांग्लादेश को और पाकिस्तान को छोड़ के कोई भी देश का जो पीआईओ क्यों ना हो उसको जो है ओसीआई कार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि पीआईओ में सिर्फ जो है कि इतना अब तो ये प्रोविजन में रहा ही नहीं, 2015 में इनको मर्ज कर दिया। जस्ट एक बार फिर भी देख लेते कि इनमें डिफरेंस क्या था, है ना, पैरेलल स्कीम चलती थी। इसका बेनिफिट क्या था पीआईओ का, और यहाँ है ओसीआई का बेनिफिट। देखिए, पीआईओ कार्ड होल्डर को डू नॉट रिक्वायर द वीजा टू विजिट करेगा इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 15 साल। यहाँ देखिएगा, ओसीआई का पीआईओ कार्ड होल्डर को 15 साल के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी, जबकि ओसीआई कार्ड होल्डर को क्या मिलता था,
यहाँ होगा लाइफ लॉन्ग वीजा, है ना, पूरे लाइफ टाइम के लिए। तो ओसीआई अपने आप में किसका बेनिफिट है, ओसीआई का बेनिफिट है। दूसरा, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन एट FRRO, यानी FRO है ना, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ठीक है। दे स्टे एंड इफ देयर स्टे इज नॉट एक्सीड 180, यानी कि 180 दिन तक के अंदर वो रह रहे हैं तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे ऊपर जाएंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एग्जामेशन मिलता है, कोई भी पुलिस रिपोर्टिंग नहीं करनी फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे। देखिए ओसीआई कार्ड के में क्या है, कोई 180 दिन का प्रोविजन नहीं है, जबकि पीआईयू में 180 दिन का प्रोविजन था। तीसरा कह रहा है कि एंजॉय करते हैं पैरिटी विद द एनआरआई इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एजुकेशनल बेनिफिट में, ठीक है। एनआरआई को जो बेनिफिट मिलते हैं वही इनको मिलते थे इकोनॉमी में, फाइनेंशियल और एजुकेशनल बेनिफिट में। यह मिलते हैं, दे हैव आल्सो ग्रांटेड द राइट इन द इकोनॉमी में, फाइनेंशियल एजुकेशन फील्ड इन पैरिटी विद द एनआरआई, एक्सेप्ट द राइट टू एक्विजिशन करना एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी ओसीआई नहीं खरीद सकते, बाकी सब चीजें उनके लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये कुछ एक इनके बीच में डिफरेंस था। अब देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द ओसीआई कार्ड होल्डर कैसे होता है, कि यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर कर सकती है किसी भी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को, एनी पर्सन ऑफ द फुल एज एंड कैपेसिटी हु इज ए सिटीजन ऑफ द अनदर कंट्री, जाहिर सी बात है फॉरेन नेशनल होना चाहिए, बट वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट ए टाइम ऑफ और एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि कोई भारत का नागरिक, सपोज करो भाई, देखो कि कोई 26 जनवरी 1950 है, किसी ने जाके 1960 में भारत तक वो नागरिक था, बाद में जाके वो किसी और देश में रहने लगा, तो उस वो पर्सन जो है इलिजिबल है भारत का ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए, समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। कोई 1990 में जो है भारत से बाहर चला गया, तो 90 तक तो भारत का नागरिक था ना, तो उसको क्या दे देंगे, ओसीआई कार्ड होल्डर। तो हु इज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वाज एलिजिबल टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, उस टाइम पे वो एलिजिबल था भारत का नागरिक बनने के लिए, उसको भी दे देंगे। हु इज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट बिलोंग टू द टेरिटरी दैट बिकम्स ए पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जैसे पौंडीचेरी है ना, पौंडीचेरी भारत, ये पौंडीचेरी को बाद में मिलाया गया था, ठीक है। गोवा, गोवा को बाद में एक्विजिशन किया गया था। तो ये जब तक थे फ्रांस के अंडर में थे, ठीक है। तो इसके जब इंडिया ने इसको एक्वायर किया तो उन लोगों को क्या दिया गया, वो जो उस टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, और तो उनको क्या दे सकते हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर। हालांकि बाद में तो उनको भारत की नागरिकता मिली, लेकिन अगर वो कहीं बाहर गए हैं उस टेरिटरी से, वो किसी विदेश में चले गए हैं, तो भी उनको दे देंगे ओसीआई कार्ड होल्डर। और तो भी उनको जो है, हाँ बिल्कुल इलिजिबल होंगे वो ओसीआई कार्ड के लिए, ठीक है। और हु इज ए चाइल्ड और ए ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच सिटीजन, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशंस जो है ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए, ए पर्सन हु इज ए माइनर चाइल्ड, ठीक है, और एंड हुज बोथ पेरेंट और सिटीजंस जो हैं आर द सिटीजंस ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द पेरेंट ऑफ सिटीजंस ऑफ द इंडिया, या तो भी दे देंगे, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस है, देख रहे हैं आप। कोई भी माइनर चाइल्ड है जिसमें से एक पेरेंट्स वो सिटीजन्स है, या फिर उसके कोई भी एक पेरेंट्स है, या दोनों जो है भारत के नागरिक है, तो उसको मिल जाएगी। स्पाउस ऑफ द फॉरेन ओरिजिन, ठीक है, फॉरेन ओरिजिन ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का कोई नागरिक है, लड़का है, लड़की है, बाहर उसने शादी कर ली है, तो उसको भी जो है ओसीआई कार्ड होल्डर हम दे सकते हैं। हु मैरिज करता है रजिस्टर, जिसकी शादी रजिस्टर हो गई है, और क्या ना, सब्सिस्टेड अंडर कंटिन्यूअस पीरियड फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर, ठीक है, 2 साल तक वो जो वहां पे रिजाइड कर रहे हैं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। 2 साल का क्लोज याद रखिएगा, 2 ईयर्स का, अगर किसी ने शादी वगैरह की है, ठीक है। तो नो पर्सन हु इज हु और इधर ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। और देखिए जिसके कोई ऐसा पर्सन है जिसके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उनको जो है दे आर दे शेल बी इलिजिबल ऑन, दे शेल नॉट इलिजिबल, है ना, तो उनको जो है नो पर्सन, तो उनको दे आर नॉट इलिजिबल, ठीक है जी। उनको एलिजिबिलिटी ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए नहीं रहेगी। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है मे स्पेसिफाई करती है डेट फ्रॉम विच द एग्जिस्टिंग पर्सन जो होंगे, ठीक है, ऑफ द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर शैल बी डीम्ड टू बी, कब से, तो ये भारत सरकार जो है डेट डिसाइड करती है कि कब से जो है इनको ओसीआई कार्ड होल्डर माना जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा देखते हैं कि राइट्स, देखिए ये बहुत जरूरी है, क्या क्या राइट्स मिलते हैं ओसीआई कार्ड को। तो अन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर भी एंटाइटल होगा सच राइट्स, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। तो क्या क्या राइट मिलेंगे उनको, देखिए सबसे पहला, दे नोट बी एंटाइटल टू द राइट, तो यहाँ पे है ओवरसीज सिटीजन ऑफ कार्ड होल्डर नोट बी एंटाइटल, तो ये राइट्स उनको नहीं मिलेंगे। कौन कौन से नहीं मिलेंगे, तो सेल नोट बी एंटाइटल्ड टू द राइट टू इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, देखिए नौकरी नहीं मिलेगी दोस्तों, सरकारी खासकर,
गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो है दे आर नॉट एलिजिबल, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, ओसीआई को। दूसरा है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के लिए वो फाइट नहीं कर सकते। तो जिसमें कि प्रेसिडेंट आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज, या फिर वोटर, यानी कि दे सेल वोट भी नहीं डाल सकते, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये, जब वो वोट ही नहीं डाल सकते तो बाकी क्लोज को पूरा करेंगे ही नहीं। तो ही सेल नॉट बी एलिजिबल बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना, लेजिस्लेटिव में नहीं जा सकते, स्टेट लेजिस्लेटिव में नहीं जा सकते, लोकसभा में नहीं जा सकते। तो ये कंडीशन जो है अप्लीकेबल उनके ऊपर नहीं होंगी, यानी कि वो ये चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। और तो he shall not be eligible to appoint the public service and the post in connection with the affair of the union or of the state except the appointment in such services or post by central government। जब तक, यानी कि इन पोस्ट के ऊपर जो है पब्लिक सर्विसेज में उनको नहीं लिया जाएगा जब तक स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मेंशन नहीं करती है, ठीक है। तो ये कुछ एक जो है रेस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर, जो ओसीआई कार्ड होल्डर जो है नहीं कर सकते। अच्छा, रिनंसिएशन कैसे करते हैं, त्याग करना। भाई अगर किसी ने रिनंसिएशन करना हो ओसीआई कार्ड होल्डर का, तो कैसे करेगा? अगर कोई भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया कार्ड होल्डर है, वो डिक्लेरेशन कर देगा, रिनाउंसिंग कार्ड होल्डर रजिस्टर करेगा अपने आप को कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ कार्ड होल्डर। तो डिक्लेरेशन सेल बी रजिस्टर्ड होगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। अपॉन द रजिस्ट्रेशन द पर्सन सेल बी सीज टू द ओवरसीज सिटीजन, यानी कि अब वो डिक्लेरेशन कर सकता है नॉर्मली, जैसे डिक्लेरेशन करते हैं रिनंसिएशन में, भारत की नागरिकता जैसे त्यागते, तो वैसे ही वो अपना जो है रिनंसिएशन कर सकता है बाय डिक्लेरेशन, ठीक है। और अब यहाँ एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये पीछे के पिछले सालों में कुछ आए हुए क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो नोट देखिए, एक बात मैं आपको जरूर बता दूं, जब बिग एग्जाम में बैठे हैं सबसे पहले अगर आप क्या करेंगे कि नोट पूछा है या जो है मतलब रोंग पूछा है या राइट पूछा, जो भी है, ठीक है, वो आप उसके ऊपर जो है सर्कल कर लेंगे या नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। फिर आप जो स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि ए फॉरेन नेशनल दोज हु और ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो होता इज और हैड बीन ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश इज नॉट एलिजिबल फॉर इट। ये बात सही है गलत है? तो जैसे कि ये बात एकदम सही है, ठीक है। तो ये हमने सही का निशान लगा दिया, लेकिन देखिए लास्ट में जैसे कि ये स्टेटमेंट मान लो गलत है, ये भी गलत है, तो इसने क्या पूछा? नोट करेक्ट। तो नोट करेक्ट कौन सी हुई? दो और तीन ऐसे उठा लेंगे, ठीक है। हालांकि ये स्टेटमेंट में अभी बगैर पढ़े नहीं बता सकते, बट जनरली क्या करेंगे, एक्चुअल में जो सिनेरियो है ना, जो स्टेटमेंट सही है उसके ऊपर सही कर देंगे, जो गलत है गलत, और बाद में इसको देखेंगे कि ये पूछ क्या रहा है। मतलब जो है नोट पूछ रहा है या डायरेक्ट आंसर पूछ रहा है, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से जो हम मार्क कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, ओसीआई इज ग्रांटेड मल्टीपल एंट्री वीजा फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर ओनली, ठीक है। तो ये बात सही है? ये गलत है दोस्तों, ये बात गलत है। 10 साल के लिए थोड़ी ना दे रहे हैं, वहां तो 15 साल के लिए पीआई हो गया, तो लाइफ लॉन्ग दे रहे हैं। OCI is allowed to undertake all activities except the research work for which the special permission is required। ये बात एकदम सही है, बिल्कुल, जिसके लिए स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एनी फॉरेन नेशनल्स हु आर एलिजिबल टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर इट। आई थिंक ये भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि देखिए ऑप्शन 2 में क्या लिखा है कि OCI इज ग्रांटेड मल्टीपल एंट्री फॉर ए वीजा ऑफ मल्टीपल एंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर। ये जो है ऑप्शन, एक सेकंड, ये मैं आपको आंसर यहाँ लिख नहीं पाया, तो ये जो है ना ये गलत है ना, ऑप्शन 2 है ये रोंग है, क्योंकि 10 साल के लिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये बाकी आप अपना आंसर दे हैं देख सकते हैं, इसमें मेंशन कर सकते हैं नीचे जो भी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये जो ओसीआई के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ये हमने देखा। दूसरे क्वेश्चन पे चल लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर एंजॉयड बाय ओसीआई। कौन कौन से बेनिफिट ओसीआई कार्ड होल्डर को मिलते हैं? फ्री मल्टीपल एंट्री एंड द मल्टीपल पर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा टू विजिट इंडिया। सही है गलत है, ठीक है, बताइएगा आप। एग्जेम्पशंस फ्रॉम द रिपोर्टिंग ऑफ द पुलिस अथॉरिटीज और एनी लेंथ ऑफ स्टेज, ठीक है, ये हमने पढ़ा था दोस्तों। और बेनिफिट इन द फाइनेंशियल इकोनॉमिक एजुकेशनल फील्ड में इंक्लूडिंग द एक्विजिशन ऑफ द एग्रीकल्चर और प्लांटेशन लैंड। देखिए दोस्तों, ये आपको बताया था मैंने, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन में जो है बिल्कुल भी मतलब ये अक्वायर नहीं कर सकते, और ये दोनों बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा, एक और दो, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है लास्ट ईयर्स में जो है आए हुए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैं बता दूं 12 सितंबर 2021 के अंदर एचसीएस के अंदर आया हुआ है, ठीक है।
तो विद रेफरेंस टू द लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो मार्च 2021 के अंदर आया था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को लेके, एक सेकंड, तो उसमें पूछ रहा है कि ओसीआई कैन परचेज कर सकता है एग्रीकल्चर लैंड, आप ही बताइए अब कर सकता है कि नहीं। ओसीआई कैन परचेज कर सकता है प्रोफेशन ऑफ द डॉक्टर, एडवोकेट, आर्किटेक्ट और चार्टेड अकाउंटेंट। ओसीआई कैन अंडरटेक कर सकता है एनी रिसर्च अंडरटेक एंड मिशनरी और द जर्नलिस्ट एक्टिविटीज। ठीक है, तो एक बार इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और देखिएगा इसमें क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, आंसर हालांकि मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। नोटिफिकेशन देखिए क्या था कि ओशेई कार्ड होल्डर ने पब्लिश मार्च 2021 में कुछ एक जो है प्रोविजंस पब्लिश हुए थे। ग्रांट ऑफ द मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा फॉर विजिटिंग द इंडिया फॉर एनी पर्पज। ठीक है, तो ये यहाँ पे है मेंशन, देख सकते हैं। यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो पिछले क्वेश्चन में था। और दूसरे में देखते हैं स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड किसके लिए, कोई भी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, अंडरटेक एनी मिशनरी और माउंटेनियरिंग और द जर्नलिस्ट एक्टिविटी। ठीक है, द स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ये तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि ओशे अंडरटेक कर सकता, कोई भी रिसर्च है ना, कोई मिशनरी और जर्नलिस्ट एक्टिविटी, स्पेशल परमिशन इसमें चाहिएगी। अंडरटेक कर सकता है इंटर्नशिप इन द एनी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस में, विजिट एनी पैलेस दैट फॉल्स करता है विद इन सो कॉल्ड प्रोटेक्टेड और रजिस्टर्ड एंड प्रोहिबिटेड एरिया। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आप ये देख सकते हैं सारे के सारे। और स्टेटमेंट फर्स्ट जो है डेफिनेटली इनकरेक्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड को नहीं ले सकता। स्टेटमेंट टू एकदम करेक्ट है ना। तो कोई भी प्रोफेशन को अपना सकता है, कि जैसे कि डॉक्टर हो गया, डेंटिस्ट हो गया, नर्स हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, एडवोकेट, आर्किटेक्ट और चार्टर्ड अकाउंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए जो मैं हमने ये भाई लेक्चर में कवर किया है, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ा है कि ये कहीं यूजफुल नहीं है, पीछे के सालों में आए हैं। देखिए आगे का क्या करेंगे हम, जैसे भी अब ओसीआई से रिगार्डिंग या कोई सिटीजनशिप से रिगार्डिंग 2023 के अंदर जितनी भी अपडेट आएंगे ना, तो उनको क्या करेंगे कि उनको इसी चीज से रिलेट करके एक अलग वीडियो में जो है उनका मिक्सअप करके सारा वो फिर आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, और अभी एक प्लानिंग जो है हम लोग कर रहे हैं कि जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, सॉरी इसी साल में जो पेपर हुआ था 2023 एचसीएस का है ना, प्री, उसका डिटेल एनालिसिस जो है ना करेंगे। आपका क्या इसके बारे में विचार है वो एक बार आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और डिटेल एनालिसिस का मतलब जैसे कि पहले एक स्कीम आई थी है ना, फास्टर, जो मॉडल मास्टर क्वेश्चन देखेंगे, जैसे उसमें फास्टर है, तो 2022 में ये न्यूज में था। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट की एक स्कीम थी, तो सुप्रीम कोर्ट की इससे रिलेटेड और क्या क्या स्कीम्स 2023 के अंदर आई हैं। ठीक है, तो वो सब भी उसके अंदर ऐड करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर एचपीएससी ने क्या उसका आंसर दिया है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे है ना, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ऐसे ही करके जो है कौन कौन सी स्कीम्स है, अब उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है, या जो उसके बाद में क्या क्या है, तो ये सब जो है हम कवर करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही एनरिचमेंट कर देगा आपके कंटेंट को, क्योंकि अलग अलग डाइवर्स जो है उससे सब्जेक्ट से अलग अलग टॉपिक से उस में उठाया गया है सारा कंटेंट। तो उन सबको एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा दोस्तों। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और दूसरा ये नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में इससे होता क्या है कि देखिए एक पर्सन जो होता है इंडिविजुअल, कई बार कोई इन्फॉर्मेशन जो होता है उससे मिस हो जाती है, वो कई बार सिस्टम को चेक नहीं कर पाता। लेकिन ग्रुप में जुड़े रहने से क्या है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट एचसीएस को लेके आता है, या कोई अदर और भी जो है ग्रुप ए ग्रुप बी की जो है सर्विसेज है, जो स्पेसिफिकली एचपीएससी जो है उनको जो है नोटिफाई करता है, तो वहां पे जो है आप अपडेट कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको लेक्चर समझ आएगा। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए।